नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 27 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज की। तो एक्सप्लेन पेज पे फर्स्ट आर्टिकल है मस्क्स फ्री स्पीच आइडिया। देखो, एलोन मस्क जो कि अभी ट्विटर के नए हेड बन चुके हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से आइडिया फ्लोट किया है कि कैसे भी करके ट्विटर को मैं एकदम ओपन स्पीच के लिए प्रमोट करूँगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच को मैक्सिमाइज करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसमें देखो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जिनमें हम देखेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अगर कोई एक्सरसाइज करे तो वहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, हमारे यहाँ पर क्या लॉज अवेलेबल हैं वो देखें और साथ में ट्विटर का क्या रिकॉर्ड रहा वो जानें। तो पहली चीज़ तो ये कि हमारे यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की हुई है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। ठीक है, जिसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलते हैं। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट जब अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, उसके बेसिस पे इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज कर दी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अलग अलग केसेस में ये बात मानी गई है कि वाकई में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस तो लगनी चाहिए। मतलब ये कि कोई भी अपनी स्वतंत्रता का इतना उपयोग करे जिससे कि दूसरे किसी की स्वतंत्रता का नुकसान हो, तो वहाँ पर लिमिट्स लगनी ज़रूरी है। तो ओवरऑल देखो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कब लगती हैं, जब स्टेट के इंटरेस्ट में हम बात करें, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, दैट मीन्स हमें, हमारे देश को अगर कहीं पे नुकसान हो रहा हो, सरकार के लिए हार्मफुल कोई काम हो रहा हो। दूसरा, फ्रेंडली रिलेशन की बात करें हमारे किसी दूसरे देश के साथ में, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। पब्लिक ऑर्डर की भाई अगर नॉर्मल देखें तो पूरा सिस्टम एकदम प्रॉपरली काम करता रहे तो ठीक रहे। डिसेंसी, मोरालिटी और साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इन सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए फिर बाद में इम्पोज किया जाता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वाला प्रोविज़न। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक से ज़्यादा बार इस चीज़ को माना है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए। फिर इसके आगे अगर देखें तो हमारे यहाँ पर जो नोडल एजेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो लगातार ट्विटर को या ट्विटर जैसे दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको गाइड करती रहती है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए बार बार उनको हाईलाइट करती रहती है कि हाँ जी, आपको ये काम नहीं करना है, ये कंटेंट आप डिलीट कर दो, ये अकाउंट्स हैं कुछ जो कि बहुत गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जो कि पूरे देश की सिक्योरिटी के लिए, स्टेट सिक्योरिटी के लिए या फिर कह दो पब्लिक ऑर्डर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसके लिए देखो हमारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अवेलेबल है, जिसमें है सेक्शन 69A सीधा ये कहता है कि अगर कहीं पर भी कंप्यूटर रिसोर्सेज के थ्रू, दैट मीन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी शेयर की जा रही है जिसके चलते वायलेंस आउटब्रेक हो सकता है या फिर कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का वायलेशन हो सकता है या एग्जिस्टिंग लॉज का वायलेशन हो सकता है, तो उसके लिए सीधा गाइड कर सकती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि भाई आप उस कंटेंट को डिलीट करो। ठीक है, तो ऐसे में ये सेक्शन जो है 69A, तो ये मिनिस्ट्री को एम्पावर करता है कि इमरजेंसी ऑर्डर्स डिक्लेयर किए जा सकें। ठीक है ना, तो ऐसे में आप देख सकते हो इसको, जब भी मिनिस्ट्री मान लो ट्विटर को कोई गाइडलाइन इशू करे मिनिस्ट्री कि भाई आपके प्लेटफॉर्म पर ये कंटेंट है, इस कंटेंट को एलिमिनेट करो, या फिर ये इतने अकाउंट है, इन अकाउंट्स को आप डिलीट करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म में नुकसान कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म में नुकसान कर सकते हैं। तो इस केस में अगर वहाँ पर ट्विटर उस बात को मान लेता है, फॉलो कर लेता है इशूड गाइडलाइंस को, और फिर उसके बावजूद भी मिनिस्ट्री ट्विटर के खिलाफ में कोई एक्शन ले, तो ट्विटर उस केस को लेकर के जुडिशरी के पास जा सकता है। पर अगर ट्विटर ने वो मिनिस्ट्री के द्वारा जो गाइडलाइंस इशू की हुई है वो नहीं मानी, तो उस केस में ट्विटर के जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो भी यहाँ पर ऑनर बन के बैठे हुए उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सीधा क्या कहता है कि भाई आपको जो गाइडलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा दी जाए आप उनको फॉलो करोगे। अभी रिसेंटली कुछ हुआ जी, बिल्कुल
अभी आपको पता है फार्मर्स का जब एजिटेशन चल रहा था तब खालिस्तान के जो सपोर्टर्स थे, पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट आया, इस तरीके के एलिगेशंस बहुत सारे लग रहे थे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत सारी गाइडलाइंस इशू की थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि भाई ये इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन को रोका जाए, या फिर जो अकाउंट इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं उनको डिलीट किया जाए। इसके अलावा हमारे देश में फरवरी 28, 2021 की बात है जब गवर्नमेंट ने द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरीज गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, जिनको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 भी बोलते हैं, वो रिलीज़ किए गए, जिसमें ड्यू डिलीजेंस की बात की गई। दैट मीन्स एक प्रॉपर अटेंशन पे किया करना ज़रूरी है जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है उनके द्वारा। किस पर? कि भाई सीधी सी बात है कि आपका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है जहाँ पर 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स आपके पास में यहाँ पर काम, मतलब यूजर्स आपका अकाउंट बना करके आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर कोई भी सोशल, या फिर आप कह दो कि कहीं पर भी वायलेंट आउटब्रेक ना हो, डिसइन्फॉर्मेशन की वजह से सोशल थ्रेड जो है वो ना बिगड़े। तो उस केस में एक प्रॉपर एक रेजिडेंट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के अपॉइंटमेंट तक की भी बात की थी कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, जो कौन से सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जिनके पास में 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं, ठीक है, एक्टिव यूजर्स, तो बोलो उनको यहाँ पर रेजिडेंट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को भी अपॉइंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि रूल ऑफ लॉ का अगर कहीं वायलेशन हो तो उनको फिर बाद में अपनी कार्रवाई करने में प्रॉब्लम नहीं आए। सिमिलरली आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी ट्विटर को इस तरीके की ही गाइडलाइन दी थी कि भाई आपके प्लेटफॉर्म पर अब्यूजिव और डिफेमेटरी कंटेंट बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा है, इसको रोको। फिर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी होती है। सीबीआई ने फिर बाद में लगभग एक लंबी लिस्ट प्रोवाइड की थी यूआरएल की ट्विटर को कि देखो ये अकाउंट्स हैं जिनको आप बंद करो। अब बात यह आ जाती है कि एलोन मस्क तो एकदम एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देखें तो यूरोपियन यूनियन ने भी अभी रिसेंटली, आपको पता है, डिजिटल सर्विस एक्ट जो पारित किया है, कल परसों हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, तो वहां पर एक फ्रिक्शन पॉइंट निकल के आएगा। देखो, बोलना एक अलग चीज होती है और इंप्लीमेंट करना एक अलग चीज होती है। तो ऐसे में फ्रिक्शन पॉइंट तो एकदम क्लियर होगा कि एक तरफ तो सरकारों के द्वारा बनाए गए कानून, दूसरी तरफ ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे फ्रीली अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना, पर वो एक्सप्रेस किए हुए आइडिया अगर हार्मफुल कंटेंट वाले होंगे तो उनको तो सीधी सी बात है, आईटी रूल 2021 ऑफ इंडिया, इसी तरीके से डीएसए जो डिजिटल सर्विसेज एक्ट यूरोपियन यूनियन ने पारित किया है, तो ये तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे कि नहीं। तो अगर उसमें वहाँ पर कहीं गड़बड़ करते हुए मिले ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, तो फिर वहाँ पर देखने वाली बात होगी कि कितना क्या मुश्किल है। तो एलोन मस्क ने टेक ओवर तो कर लिया है, अब बाकी ये भी बताया जा रहा है कि जैसे रोबोट कार, इनका यूज़ नहीं किया जाएगा, हमारी जो प्लेटफॉर्म पे एल्गोरिदम होती है वो बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपेरेंट मोड में ओपन रहेगी, हर किसी को पता रहेगा कि हमारे एल्गोरिदम कैसे प्रमोट करती है किसी भी पोस्ट को, ठीक है। और साथ में जो ह्यूमन यूज़र्स होंगे, बोलो उनको कुछ ऐसे बैजेस दे दिए जाएंगे, जैसे कि एक ब्लू टिक दे दिया जाएगा, जिससे कि पता पड़ जाए कि वो रोबोट है कि ह्यूमन है। ऐसा आइडेंटिटीज़ के लिए बोले हम इनोवेशन लेकर के आएंगे ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे। तो ये चीज़ बातें हो रही थी। मेन जो काम था वो ये कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के चलते हमारे यहाँ पर क्या क्या कानून अवेलेबल है और क्या क्या इश्यूज अभी तक हुए हैं रिसेंट टाइम में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो, अस्थमा की एक दवाई है जिससे ये बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस बनने में जो एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन रोल प्ले करता है, उस प्रोटीन को बनने से रोकने का काम करती है वो अस्थमा की ड्रग। तो इसको जानते हैं। अभी उस ड्रग का नाम तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मोंटेल्यूकास्ट, ठीक है। मोंटेल्यूकास्ट जो है वो बेसिकली ओरल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें आपको अगर कहीं पर मान लो कि सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, चेस्ट में एकदम अकड़न आ रही है, तो ऐसे में अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं ना, उनको ट्रीटमेंट देने के लिए ये दवाई यूज़ की जाती है। और ये जो दवाई जब दी जाती है तो कोरोना का जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करना कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पा रहा है। देखो, कोरोना का इन्फेक्शन कैसे होता है, कोविड-19 का, देखो, जब किसी ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट कर दिया जाता है कोविड-19 वायरस से, तो वो इन्फेक्शन होने के बाद में एक प्रोटीन डेवलप होता है जिसका नाम है NSP1। अब ये NSP1 है, ये ही हेल्प करता है कोरोना का जो वायरस है उसको रेप्लिकेट करने में, मतलब मल्टीप्लाई होने में। तो ऐसे में ये होता क्या है, ये वायरल प्रोटीन है ना NSP1,
ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स अवेलेबल हैं उनके साथ में बाइंड कर जाता है, और सेल में भी पर्टिकुलर किस पार्ट के साथ में, राइबोसोम्स के साथ में। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन मेकिंग का काम होता है। अब राइबोसोम के साथ में NSP1 अगर स्टिक हो गया तो अब राइबोसोम जितना प्रोटीन बनाएगा उसमें कोरोना का इन्फेक्शन कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इस केस में अगर इस NSP1 को ही रोक दिया जाए, इसी के इन्फेक्शन को, तो आसानी हो जाएगी। इसी के लिए ये जो अस्थमा की दवाई है ये काम करती है, और ये चीज़ अभी रिसर्च में बाहर निकल के आई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप कि अस्थमा के लिए जो ट्रीटमेंट के लिए दवाई काम में ली जाती है जिसका नाम है मोंटेलुकास्ट, इस पर रिसर्च ये बता रही है कि कोविड के इन्फेक्शन को रोकने में बहुत हेल्प कर रही है। दूसरा, एक तरफ तो आप NSP1 को प्रोमोट होने से रोक दो, और दूसरा हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट कर दो। तो दोनों चीज़ें अगर हो जाए तो एक तरफ तो आपने जो बीमारी का मेन रेप्लिकेशन का जो मेन रूट है उसको रोक दिया, और दूसरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके लिए हमारी बॉडी को बिल्कुल तैयार कर दिया कि हाँ हमारी बॉडी फाइट कर सके वायरल इन्फेक्शन को। तो दो तरीके की मतलब ये वेपन हमने तैयार कर लिए। इसका मतलब ये हो गया जिसका बेनिफिट हमें फिर लॉन्ग टर्म में मिलेगा। इसके आगे देखें, और ये जो NSP1 प्रोटीन है ना, इसको टारगेट करने का फ़ायदा क्या है कि इस NSP1 की म्यूटेशन रेट बड़ी कम है। मतलब ये कि वायरस अगर अपना स्ट्रेन चेंज भी कर रहा है ना, नया कोई वेरिएंट आ रहा है, तो ये NSP1 जो प्रोटीन है इसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो क्यों ना फिर इसको टारगेट कर लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो ज़्यादा हमें ट्रीटमेंट में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आसानी से टैकल करना पॉसिबल होगा कि नहीं। तो ये अपने आप में बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज़ अभी निकल के आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कोविड से रिलेटेड ही है। देखो, एक सिंड्रोम है जिसका, सिंड्रोम का मतलब हमारी बॉडी में जब कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलती हैं उन्हीं को सिंड्रोम बोल देते हैं, एक तरीके की इलनेस। ठीक है, क्रॉनिक इलनेस, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी। तो उसका नाम है गुलेन बेरी सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा है कि जब USA में कोविड-19 को टैकल करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें फाइजर बायोएनटेक का वैक्सीन दिया गया, मॉडर्ना का वैक्सीन दिया गया, और जेनसन जो कि जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन कैंडिडेट है वो लोगों को दिया गया। तो उसमें रिजल्ट ये आया कि एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, दैट मीन्स जो हमारी बॉडी में जो कंट्रोलिंग पावर होती है ना ब्रेन की, उसमें डिसऑर्डर्स देखने को मिले। कब? वैक्सीनेशन के बाद में। और पर्टिकुलरली कब ऑब्जर्व किया गया? ये जो जेनसन का जो वैक्सीन कैंडिडेट है जिसका अगर कोडिंग देखें तो add26.cov2.s, इसमें ये देखा गया कि गुलेन बेरी सिंड्रोम के सिम्टम्स आ गए। और इसमें क्या होता है, वो इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उस पर इसका इम्पैक्ट आता है। और मतलब होता क्या है, इसमें इम्यून सिस्टम हमारा अटैक करता है। कैसे? वैक्सीनेशन लिया हमने, एक तरीके का इन्फेक्शन है, और हमारा इम्यून सिस्टम उसको फाइट बैक करेगा तो उसमें जो हमारा नर्व सिस्टम है ना, उस पर उसका अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी नर्व सिस्टम में जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती है। रिजल्ट क्या होता है? या तो हमारे शरीर में कमजोरी महसूस होती है, या फिर सीवियर पैरालिसिस, लकवे जैसे सिस्टम भी आ जाती है, इवन सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये अभी देखने को मिली है ज़्यादातर किसमें? ओल्डर पीपल, जो बूढ़े लोग थे उनमें। अब एग्जैक्ट तो कॉज क्या है ये तो देखो पता नहीं पड़ रहा है। बाकी जिनमें वैक्सीनेशन लगा हुआ है और जिनकी उम्र ज़्यादा है उन लोगों में ये GBS सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आगे चलते हैं। फिर देखो, वैक्सीनेशन के लिए हमारे यहाँ पर 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी अप्रूवल दे दिया गया है। तो ऐसे में नेशनल ड्रग रेगुलेटर ने अपनी तरफ से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन अप्रूवल दे दिया है। किसको दिया है? एक तो भारत बायोटेक का कोवैक्सीन, जिसका अप्रूवल मिला है 6 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन देने के लिए। एक बायोलॉजिकल ई का कॉर्बेवैक्स, इसको भी अप्रूवल मिला है, जिसमें 5 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन दिया जा सकता है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन देना पॉसिबल हो पाएगा। अब इसके पीछे कारण क्या है ये तो आपको पता ही है कि केवल यही सेगमेंट ऐसा बच रहा है बच्चों का जो अभी वैक्सीनेशन लेने से दूर था। वैसे तो अभी तो देखा जाए तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, पर फिर भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट हमारी पॉपुलेशन का कवर हो जाएगा 5 साल से 12 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए जैसे ही अप्रूवल मिला है। तो ठीक है, आगे चलते हैं।
बाकी हम आ गए फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको हमें पूरा देखना है, वो ये कि देखो न्यू कोऑपरेटिव पॉलिसी लाई जा रही है, तो इसके लिए स्टेट से भी सजेशन मांगे गए थे। जो नई जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री स्टैब्लिश की हुई है पिछले 1-2 सालों में, तो उसमें गवर्नमेंट ने ये सोचा कि गवर्नमेंट ये क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, तो ऐसे में स्टेट से सजेशन मांगे गए हैं। तो ऐसे में डिमांड ये की जा रही है, डिमांड क्या, सजेशन ये आए हैं कि भाई एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया जाए कोऑपरेटिव सेक्टर में। दूसरा ये कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जिनको बोलते हैं PACS शॉर्ट में, तो उनकी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को प्रॉपर इंप्रूवमेंट करवाने की ज़रूरत है। और तीसरी जो सजेशन आई है वो ये कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो मेंबर बनते हैं ना, बोर्ड मेंबर, बोलो उनकी उम्र अधिकतम 70 साल करो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सजेशन स्टेट्स की तरफ से दिए गए हैं। अब देखो न्यू कोऑपरेटिव पॉलिसी है वो जल्दी ही आने वाली है, तो ऐसे में आप देख लो तो 2 मेन जो सजेशंस हैं उनकी अगर हम बात करें, पहला पॉइंट तो कौन सा था कि भाई कैसे भी करके FDI को राइज किया जाए। तो ये सजेशन तो देखो हरियाणा की तरफ से आया है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोऑपरेटिव सेक्टर में भी आएगा ना, तो देखो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से इंप्रूव होगा, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो जो वर्ल्ड ओवर यूज हो रही है वो बढ़िया टेक्नोलॉजी भी हमारे देश में आ पाएगी। तो बेसिकली अभी हो क्या रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2 दिन की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई गई है कि भाई हम न्यू कोऑपरेटिव पॉलिसी लाना चाह रहे हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है। तो ये इंपॉर्टेंट ओपिनियंस में तो पहला तो है FDI का। इसके आगे FDI वाले सेगमेंट से और क्या फ़ायदा हो सकता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट हो गया, कोल्ड चेन का डेवलपमेंट हो गया, जैसे फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल के लिए, डेयरी प्रोडक्ट के लिए, तो वो ख़राब नहीं होंगे। आज अगर मिनिस्ट्री के हिसाब से देखें ना, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव के हिसाब से अगर डेटा देखें, तो हमारे देश में लगभग 8,54,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जिनमें 95,000 तो PACS है, जो कि ग्रामीण लेवल पे काम करते हैं, विलेज लेवल पे, और जो कि क्रेडिट और नॉन क्रेडिट दोनों सेगमेंट में काम करते हैं। पर इन 95,000 में से एक्चुअल में एक्टिवेट कितनी है, 63,000 के लगभग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का बेस हमारे यहाँ पर कम नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र की तरफ से सजेशन ये आया कि भाई जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 70 ईयर्स कर देनी चाहिए। नहीं, लोग क्या करते हैं, बोर्ड मेंबर के तौर पे लगातार इलेक्ट होते चले जाते हैं और लगातार वो अपनी डोमिनेंस बना करके रखते हैं। तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक जो पॉइंट होना चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं प्रमोट हो पाती, दूसरे लोगों को मौका नहीं मिल पाता बोर्ड मेंबर बनने का। जबकि आप देखोगे महाराष्ट्र में इंडिया में सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ चलती हैं, तो बोले ये कैपिंग लगनी ज़रूरी है। अभी करंटली देखें तो ऐसा कोई एज बार नहीं है कि जी हाँ जी 70 साल के बाद में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर नहीं बन सकता। अभी तो क्या है, नंबर ऐसे चलते रहते हैं। फिर बाद में नेक्स्ट सजेशन यूपी की तरफ से आता है। यूपी ने ये कहा है कि जो लैंड्स अवेलेबल है, जैसे PACS हैं, ठीक है, तो इनके पास में जो लैंड अवेलेबल है उसका यूज़ किया जा सकता है और ज़्यादा एक्सपेंशन करने के लिए PACS का। जैसे मान लो कि आपके पास में PACS के पास में जो ज़मीनें अवेलेबल हैं, ठीक है, वो रेलवे से भी ज़्यादा एरिया इनके पास में अवेलेबल है, तो इनका यूज़ किया जा सकता है। ये एसेट जो हैं वो पड़े पड़े ख़राब होते हैं, क्या मतलब है उससे। साथ में एक डिमांड ये भी आई कि मार्केट लिंकेजेस प्रमोट करने की ज़रूरत है। भाई सीधी सी बात है, शाहकार से बाजार तक जाने का जो होना चाहिए वो तो है ही कि भाई आप अगर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो खेतों में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों ने इकट्ठा कर लिया, तो मार्केट तक पहुंचने के लिए अगर सिस्टम पूरा एकदम जो लॉजिस्टिक्स वाला सिस्टम अगर अच्छा हो, तो किसान को भी फ़ायदा होगा और कंज्यूमर को भी अच्छा क्वालिटी का सस्ते में उनको मटेरियल मिल जाएगा। एक सजेशन ये भी आया है कि भाई जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इलेक्शन होते हैं ना, उन इलेक्शंस में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को भी प्रमोट किया जाए, ठीक है। और साथ में जो भी मान लो कि जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज़ इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास में अवेलेबल है बट वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, तो उनको लीज पे दे दिया जाए, जैसे अमेजोन जैसी कंपनियों को। इससे क्या होगा, इनकम के और सोर्सेज निकल आ पाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखें तो देखो न्यू कोऑपरेटिव पॉलिसी है वो करंट एग्जिस्टिंग पॉलिसी को चेंज करने के लिए लाई जाने वाली है। उसी के लिए ये कमेंट्स मांगे गए थे स्टेट से। अभी जो करंट कोऑपरेटिव पॉलिसी है वो 2002 की चल रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से लेकर अभी तक आप देख लो 20 साल से एक ही पॉलिसी कंटिन्यू चल रही है। अब उसको रिप्लेस करने की बातचीत हो रही है। तो देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड इनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार जरूर पढ़ोगे। लक्ष्मीकांत से पढ़ो या फिर गूगल करो या आपके पास में जो भी नोट्स अवेलेबल है वो पढ़ो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है PM केयर्स फंड को लेकर के
कि भाई एक चीज़ बताओ कि पीएम केयर फंड्स में आप फंडिंग एलोकेट करवा रहे हो, फंडिंग ले रहे हो, तो उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल लगाम तो होनी चाहिए। और इसी चीज़ के ऊपर सुनवाई चल रही है, क्योंकि पीएम केयर फंड जो है वो कोविड आउटब्रेक जब हुआ था तब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और कॉन्स्टिट्यूट करने में कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं लिया गया था। सरकार ने ये कहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो अपनी डिस्क्रिशनरी प्रोविज़न के बेसिस पे इस फंड को यूज़ करेगा। तो इसी चीज़ को लेकर के सुनवाई चल रही है कि भाई आप एक काम करो, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 12 है जिसमें हमने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी है, बोलो उस डेफिनेशन के अंडर में पीएम केयर्स को भी इंक्लूड कर दो। इससे क्या होगा, जब स्टेट बन जाएगा ना, स्टेट का मतलब सरकारी तंत्र का ये हिस्सा बन जाएगा, तो इसमें कहाँ से फंडिंग आ रही है, फंडिंग कहाँ जा रही है, उससे सवाल जवाब करने आसान हो पाएंगे। एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए ये सुनवाई चल रही है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो पीएम केयर्स फंड के बारे में थोड़ा बहुत एक बार आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो एलआईसी जो है वो 4 मई को अपना आईपीओ लॉन्च कर रहा है। तो आईपीओ की क्या प्राइस होगी वो अभी आज डिक्लेयर होने वाली है, जिसमें 902 रुपये से लेकर 949 रुपये का एक आईपीओ होगा। दैट मीन्स एक शेयर होगा। इसमें जिन लोगों ने एलआईसी में पॉलिसी करवा रखी है ना, वो लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 60 रुपये का डिस्काउंट होगा। और अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, हमारे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं, तो हमें 40 रुपये तक का फ़ायदा हो जाएगा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें ना, तो एलआईसी में डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा था 65,000 करोड़ रुपए का। पर कारण क्या है कि रशिया और यूक्रेन वॉर के चलते, और एक तो रशिया यूक्रेन वॉर के चलते मार्केट एकदम प्रॉमिसिंग नहीं है, वॉलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट में। दूसरी तरफ यूएसए के जो फेडरल रिजर्व के द्वारा, यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा इंटरेस्ट रेट राइज करने के चलते हमारे यहाँ से फंड निकाल करके लोग यूएसए में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कमी आ रही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो टारगेट था ना 65,000 करोड़ का, इसको थोड़ा सा रिड्यूस किया है, और 22,000 लगभग आप देख लो 22.13 करोड़ शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, और अमाउंट है लगभग 21,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, 65,000 करोड़ की जगह अब इन्वेस्टमेंट कितने में कराया जाएगा, सिर्फ 21,000 करोड़ रुपए में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एलआईसी में सरकार का जितना मालिकाना हक है उसमें से लगभग 3.5% मालिकाना हक गवर्नमेंट अभी बेच रही है। ठीक है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर के लोग, हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट के लिए देखो सारी पॉलिसीज़ को, इनको गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। वो इंस्टीट्यूट कौन सा है जो फॉलो करवाता है, दैट इज सेबी। ठीक है, इसके अलावा आईपीओ में आप लॉन्च कर सकते हो, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो आईपीओ में अपनी डिमांड पुट कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू भी वो खरीद सकते हैं। ठीक है ना। और सेबी ने एलआईसी के आईपीओ को अप्रूवल कब दिया था, मार्च 9 को, और 4 मई को अब ये एलआईसी का आईपीओ लॉन्च भी हो जाएगा मार्केट में। इसके आगे देखें, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आईपीओ का मतलब पहली बार जब कोई भी शेयर मार्केट में कोई कंपनी उतरती है और जब इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो फर्स्ट टाइम जो शेयर्स लॉन्च होते हैं प्राइमरी मार्केट में, उन्हीं को आईपीओस बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इसके अलावा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर अभी यूएस की विजिट पे हैं, तो उन्होंने जो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सिलिकॉन वैली, दैट मीन्स सैन फ्रांसिस्को में जो बड़ी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग में, जिनमें एक तो एएमडी, एक वेस्टर्न डिजिटल, एक माइक्रोन टेक, इन कंपनीज को अट्रैक्शन के लिए कहा है कि आप इंडिया में आओ, और हम भी चिप मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं, जिनमें हमने एक स्कीम अभी लॉन्च की है जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से 76,000 करोड़ रुपए के फ़ायदे दिए जाएंगे जो भी चिप मेकिंग में इंडिया में इन्वेस्ट करेगा उन कंपनीज़ को। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ये गवर्नमेंट की तरफ से अपना पूरा एफर्ट लगाया जा रहा है। इसके आगे कल हमने ऑलरेडी देख लिया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस तरीके से इंडिया के सामने सिचुएशन को एकदम क्लियर किया है अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में, कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में बहुत मुश्किलें हैं इंडिया के लिए। बाकी वर्ल्ड बेस पे देखो अभी भी टेंशन्स लगातार क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, इधर यूएस और यूएस के अलाई कंट्रीज़ ने ये कह दिया कि हम यूक्रेन को और आर्म्स अवेल कराएंगे, और दूसरी तरफ न्यूक्लियर वार्निंग दे रहा है कौन, रशिया। रशिया ने ये कह दिया कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के बादल मंडरा रहे हैं। ठीक है जी। बाकी देखो और भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, बस एक न्यूज़ यहाँ पर देख सकते हो कि भाई टर्की के जो प्रेसिडेंट है अर्दोन, वो अभी सऊदी अरब की विजिट पे जा रहे हैं। तो आप देखो किस तरीके से सऊदी अरब और टर्की के रिलेशंस जो हैं वो थोड़े से अच्छे रास्ते
पे ये दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो गल्फ़ कंट्रीज़ में भी ये एक टेंशन चल ही रही थी ज़बरदस्त। ठीक है जी, अरब वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो बस मेन जो आर्टिकल्स थे वो हमने देख लिए हैं और कुछ बचा है नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।